साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक यादव। साथियों आज की क्लास जो है या दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो सांस्कृतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें आज हम दिल्ली सल्तनत में जो नगरीकरण हुआ था आज हम वो लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो इसमें क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए, कमेंट करिए। अब देखिए यहाँ पे क्लास में देखिए आज यहाँ पे मोहम्मद हबीब एक इतिहासकार हैं जिन्होंने नगरीकरण शब्द को जो क्रांति है यहाँ पे बताने का प्रयास किया है कि जब भारत में तुर्कों ने आक्रमण किया तो जिस तरीके से वो रहना प्रारंभ किया अपनी बस्तियों को बसा करके, चाहे वो मुल्तान में उन्हें बस्ती बसाई हो या मंसूरा में मुस्लिम बस्ती बसाई हो, जिस तरीके के व्यवस्थित तरीके से रहने की प्रक्रिया प्रारंभ की तो वहां से यह दिखना प्रारंभ हुआ कि एक नगर की तरह ये लोग व्यवस्थित तरीके से रह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मोहम्मद हबीब महोदय ने भारत में तुर्कों के आक्रमण को नगरी क्रांति के रूप में नगरी क्रांति के रूप में ठीक परिभाषित किया है। ये बहुत बार प्रश्न बना है कि नगरी क्रांति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया। तो जो भारत में तुर्कों के आक्रमण तुर्कों से संबंधित है तो मोहम्मद हबीब महोदय ने भारत में तुर्कों के आक्रमण को नगरी क्रांति के रूप में परिभाषित किया है। तो वास्तव में यह प्रवृत्ति सिंध में अरबों के प्रवेश से ही दिख जाती है। ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रवेश किया तभी से सब प्रक्रिया शुरू, लेकिन यह वास्तविकता में भी दिखाई पड़ती है। किस तरीके से उन्होंने अपने इलाके जो बस्तियां बसाई जहाँ उनकी सेना रुकी थी, जिस तरीके से उन्होंने तंबू एक व्यवस्थित तरीके से लगाया, आने जाने की व्यवस्था रही, पानी की व्यवस्था रही, तमाम प्रकार की जो एक व्यवस्था होनी चाहिए नगर में, वो काफी कुछ हद तक उन्होंने उस प्रक्रिया को अपनाने का प्रयास किया। अब देखिए अरबों ने मुल्तान एवं मंसूरा में मुस्लिम बस्तियां स्थापित की। यहाँ पे प्रश्न भी बन सकता है कि अरबों ने भारत में किन स्थानों पर मुस्लिम बस्ती स्थापित की। तो उसमें एक स्थान है मुल्तान और दूसरा है मंसूरा। ठीक, अब देखिए मंसूरा नगर सिंध में अरबों की राजधानी बना। मंसूरा को इतने व्यवस्थित तरीके से उन्होंने सजाया बनाया था कि उसको अपनी राजधानी के रूप में उन्होंने अरबों ने प्रस्तावित किया और उसे बनाया। अरबों ने स्वयं को प्रतिहारों के आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए आलमा फुजा नामक नगर की स्थापना की। जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया वहां पे दो नगर बसाए और मंसूरा को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। तो उन्हें डर लगने लगा कि जो प्रतिहार है जो यहाँ पे थोड़े मजबूत स्थिति में है वो हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। तो उसी को देखते हुए जो जहाँ राजा रहते थे या विशेष अधिकारी उनके रहते थे, इन सभी को एक सुरक्षित स्थान पे बसाने के लिए एक नगर की स्थापना करते हैं। उस नगर का नाम था अल-माफुजा। अल-माफुजा नामक नगर उन्होंने बसाया और इसे बसा करके पूरी तरीके से किलाबद्ध किया, सुरक्षा के अच्छी व्यवस्था वहां पे की ताकि आक्रमण के समय
अपने राजा को, जो उनसे पूरा प्रशासनिक व्यवस्था जहाँ से डील होती थी, उनको अच्छे तरीके से बचाया जा सके। अर्थात अगर प्रतिहारों के आक्रमण से खुद को सुरक्षित रखने के लिए अरबों ने अलमा खुजा नामक नगर की स्थापना की थी। अब देखिए, लेकिन भारत में तृतीय नगरीकरण की वास्तविक पृष्ठभूमि का निर्माण तुर्कों के आगमन से ही शुरू हुआ। अब देखिए, अगर भारत में तृतीय नगरीकरण की बात की जाए, तृतीय नगरीकरण की अगर वास्तविक ढांचा जिसे कहा जाता है, पृष्ठभूमि आधार जहां से शुरू होता है, वो था कि जब भारत में तुर्कों ने प्रवेश किया, आगमन किया, उनके रहने सहने की जो व्यवस्था थी, वहीं से ये लगने लगा कि अब धीरे धीरे भारत में एक और नगरीकरण की तरफ भारत बढ़ रहा है, अर्थात तृतीय नगरीकरण की व्यवस्था शुरू होती है। अब देखिए, यहाँ लिखा तुर्कों ने कुब्बत उल इस्लाम दिल्ली में, या उन्होंने मस्जिद बनाई, और कुब्बतुल इस्लाम या दौलताबाद, जिसे देवगिरी कहा गया, आदि अनेक नगरों की स्थापना की। तुर्कों ने क्या किया, दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम में एक मस्जिद का निर्माण करते हैं नमाज पढ़ने के लिए। कुब्बत मतलब ताकत, अर्थात इस्लाम की ताकत के नाम से। इसकी कहानी जो थी, हमने अपनी क्लास में, पिछली क्लास में जब हम इसको पढ़ा रहे थे, तो ऐबक को, तो वहाँ पे हमने इसकी चर्चा की थी। तो उसके बाद कुब्बतुल इस्लाम या दौलताबाद, जिसे देवगिरी कहा गया, इन नगरों की स्थापना उन्होंने की थी। अब यहाँ पे देखिए, इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता जो इतिहासकार है, समकालीन इतिहासकार, अर्थात तो इन्होंने कहा कि दिल्ली को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर बताया। जो इब्न बतूता है, उन्होंने जब दिल्ली की स्थिति को देखा, इसकी भव्यता को देखा, इसकी जो क्षेत्र विस्तार है उसको देखा, तो उन्होंने अपने आप को कहने से नहीं रोक पाए, इब्न बतूता, और कह बैठे कि जो दिल्ली है, ये पूर्वी इस्लामी जो दुनिया है, इन सभी शहरों में सबसे बड़ा अगर कोई शहर है तो वह है दिल्ली। अर्थात इब्न बतूता ने दिल्ली को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर बताया है। ठीक, आगे इब्न बतूता कहते हैं कि दौलताबाद आकार में इतना बड़ा जरूर था कि वह दिल्ली का मुकाबला कर सके। तो इब्न बतूता दौलताबाद या फिर जो देवगिरी था, उसकी भी चर्चा करते कि यह इतना बड़ा जरूर था कि वह क्षेत्रफल में लगभग दिल्ली के समान था, उसके मुकाबले कुछ भी कम नहीं था। वहीं इतिहासकार आफीफ जो आते हैं, इन्होंने कहा कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित नगरों में फिरोजाबाद, हिरनीखेरा, तुगलकपुर, सफदर आदि के साथ नौ भवनों कहा जाता था कुशको, इन सभी का उल्लेख उन्होंने, आफीफ महोदय ने, किया है। तारीख ए मुबारक शाही का लेखक बताता है कि 1385 में फिरोज ने बदायूं के बिवली गांव में फिरोजपुर बसाया, जिसे जनता ने आखीरनपुर के अंतिम नगर कहकर पुकारा। अब देखिए, तारीख ए मुबारक शाही के जो लेखक हैं, ये अपनी तारीख ए मुबारक शाही में उन्होंने उल्लेख किया है
कि फिरोज शाह तुगलक ने 1385 ईस्वी में बदायूं में एक गांव था, बिउली गांव। ठीक, बिउली गांव में फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजपुर नामक नगर को बसाया था। जब फिरोजपुर नगर को उसने बसाया तो वहां की जो जनता थी इसको आखिरीनपुर कहा करती थी, अर्थात अंतिम नगर कह के वो लोग बुलाए। अब देखिए, चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए, प्रोफेसर लल्लन जी गोपाल एक इतिहासकार हैं। इन्होंने खोजा कि भारत में गरीबी का आरंभ मुसलमानों के आगमन से हुआ तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि धन निष्क्रमण का सिद्धांत मध्यकाल में नहीं बल्कि अंग्रेजों के तथा कथित आधुनिक काल में पढ़ने को मिलता है, जो कि भारत की गरीबी का मूल कारण था। देखिए, प्रोफेसर लल्लन गोपाल जी ये जो आधुनिक इतिहासकार हैं, इन्होंने जब भारत में गरीबी का अध्ययन करना शुरू किया तो मध्यकालीन भारत में जो गरीबी की स्थिति थी, जब उन्होंने आकलन किया तो उन्होंने पाया कि जो किताबों में इतिहासकारों ने यह बताने का प्रयास किया है कि भारत में गरीबी मुसलमानों के आगमन से हुआ है, यह बात उन्होंने स्वीकार नहीं कर पाई। और उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि जब धन निष्क्रमण का जो सिद्धांत है, जो दादा भाई नौरोजी ने यह सिद्धांत दिया, तो उसमें बताया गया कि जो पैसा, जो यहाँ पे सोना चांदी थी और तमाम प्रकार के जो धन थे, उसको अंग्रेजों ने इतने निर्ममता के साथ अपने देश को निकाल के यहाँ से भेजा, तब जाके यहाँ पे गरीबी आई। बल्कि जो मुसलमान यहाँ पे आए थे, आक्रमण किए, तो एक आध दो को छोड़ करके बाकी किसी ने यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में धन को लूट के नहीं लेके गए, बल्कि वो यहीं पे आकर के बस गए। जब यहाँ पे बसेंगे तो यहाँ की धन संपत्ति यही रहेगी। हाँ, वो जिससे कोई चीज लूटेंगे तो वो इसी देश में उसका प्रयोग करेंगे, अर्थात मुसलमानों के आगमन को प्रोफेसर लल्लन जी गोपाल महोदय ने गरीबी का कारण नहीं माना। अब देखिए, यहाँ पे प्रोफेसर के एस लाल महोदय तर्क देते हैं कि सुल्तानों ने देश की आबादी में 1/3 की कमी ला दी। तो प्रोफेसर के एस लाल महोदय जब अपना तर्क देते हैं, इन्होंने अध्ययन किया कि सुल्तान जो थे, जो शासक थे, तो देश की आबादी में 1/3 की कमी ला दी। वही बात आप देखिए, सतीश चंद्र महोदय ने जब अध्ययन किया तो उन्होंने तर्क दिया कि शहरों ने एक विशाल सामाजिक मथनी, जिन्हें मिलौनी कहा जाता था, का कार्य किया, जिसके जरिए विभिन्न पृष्ठभूमियों और नस्ल के लोगों, दासों, कारीगरों एवं अन्य लोगों ने साथ कार्य करना शुरू किया। अब देखिए, सतीश चंद्र महोदय यह बताने का प्रयास करते हैं कि जब तुर्कों ने भारत में प्रवेश किया, जहां पे उन्होंने बस्तियों को बसाई बड़े पैमाने पर, भाई जब चाहे तुर्की हो चाहे भारतीय हो, जब साथ साथ रहेंगे तो धीरे धीरे कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि दोनों में नजदीकियां अपने आप बढ़ती चली जाएंगी। अब इस तरीके से जो वहां पे पृष्ठभूमि तैयार हुई, जो तमाम प्रकार के नस्ल के जो लोग थे, चाहे तुर्की रहे हो चाहे भारतीय रहे हो,
जो तमाम प्रकार के नस्ल के लोग हैं, तमाम जातियों के लोग हैं, जो दास थे, चाहे भारतीय दास रहे हों, चाहे तुर्की दास रहे हों, जो कारीगर हैं, जो तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को संचालित करते हैं, बनाते हैं, ऐसे संबंधित जो और लोग थे, धीरे धीरे एक साथ रहना प्रारंभ किया, एक दूसरे की सांस्कृतिक परिस्थितियों को समझा, जाना सबको, मिलजुल के रहना शुरू किया। इस तरीके से जो व्यवस्था, एक सामाजिक व्यवस्था प्रारंभ हुई, उसी की चर्चा यहाँ पे सतीश चंद्र महोदय ने किया है। इस जो सारी प्रक्रिया अपनाई गई, धीरे 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 सैकड़ों वर्षों में यह परिस्थितियाँ बनी, लोग आपस में रहने लगे व्यवस्थित तरीके से। यहीं से धीरे धीरे नगरीकरण के महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक परिणाम दृष्टिगोचर होने लगे। अब देखिए आगे लिखे, मोहम्मद हबीब द्वारा प्रतिपादित नगरीय एवं ग्रामीण क्रांति की अवधारणा को इरफान हबीब ने खारिज कर दिया। देखिए, मोहम्मद हबीब ने जो नगरीकरण की और ग्रामीण क्रांति की अवधारणा को दिया है, अब जिस तर्कों के साथ अपने आप को मतलब समझाने का प्रयास किया है कि जब तुर्कों ने भारत में प्रवेश किया, उनके रहन सहन व्यवस्थित तरीकों ने ये काम किए कि धीरे धीरे नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जब इस बात को इरफान हबीब महोदय ने देखा कि मोहम्मद हबीब ने इस तरीके का तर्क दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यह तर्क संगत नहीं है कि मुसलमानों के आगमन से ही या तुर्कों के आगमन से ही भारत में नगरी जो ग्रामीण क्रांति है उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इरफान हबीब महोदय ने कहा कि सल्तनत ने किसी सामाजिक क्रांति को जन्म नहीं दिया, बल्कि खेतिहर शोषण की नई प्रथा को पैदा किया, जिसके ऊपर एक परजीवी नगरीय परिवेश का विकास हुआ। इसने राजनीतिक शक्ति को आर्थिक शक्ति से ऐसा समन्वित किया जैसे पहले कभी नहीं हुआ। इरफान हबीब महोदय ने मोहम्मद हबीब के नगरीय ग्रामीण क्रांति की अवधारणा को खारिज करके यह तर्क दिया कि सल्तनत ने, या दिल्ली सल्तनत के जो तुर्क आए थे, उन्होंने किसी सामाजिक क्रांति को जन्म नहीं दिया, बल्कि जो खेतिहर मजदूर थे, खेतिहर लोग थे, किसान थे, उनके साथ एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई जिनसे शोषण की एक नई प्रथा जन्म ली, जैसे एकता प्रथा। जब सामंती व्यवस्था खत्म हुई तो तुर्कों ने सामंती व्यवस्था को समाप्त करके एकता प्रथा को अपनाया था, अर्थात शोषण की एक नई प्रक्रिया भारत में लागू कर दी गई, जिसके ऊपर परजीवी नगरी परिवेश का विकास हुआ। अर्थात जो एकता के लोग थे, जब वो यहाँ पे रहना शुरू किए तो उनके रहने की जो प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया धीरे धीरे नगरी प्रवेश वहीं से विकास होना शुरू हुआ, और इसने राजनीतिक शक्ति को आर्थिक शक्ति से ऐसा समन्वित किया जैसे पहले कभी नहीं हुआ। अर्थात जो राजनीतिक बात है, जो आर्थिक बात है, अर्थात जब लोगों के पास पैसा होना प्रारंभ हुआ, पैसा होना जिसके पास हुआ, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा उसके पास शक्ति ज़्यादा होगी, उसके पास लोग ज़्यादा होंगे, और वो धीरे धीरे राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरू किए। अगर राजा शक्ति रूप से कमजोर है तो उसमें दखलंदाजी ज़्यादा प्रारंभ कर दी,
अगर राजा मर गया तो जो वहाँ पे कर्मचारी थे विभिन्न विभागों से संबंधित, तो राजनीति में हस्तक्षेप शुरू कर दिए, उनके पुत्र को बना दिए या दूसरे किसी को बनाना प्रारंभ किए। इस तरीके से जो राजनीतिक व्यवस्था में ये इक्तादार जो थे हस्तक्षेप करना शुरू किए, तो उससे लगने लगा कि राजनीतिक शक्ति को अब आर्थिक शक्ति के माध्यम से चलाने का यहाँ पे प्रयास किया जाने लगा। ये एक नई शुरुआत थी। ऐसी व्यवस्था पहले दिल्ली सल्तनत में हुआ नहीं करती थी। तो ये सारी प्रक्रिया जो अपनाई गई, यह एक नई व्यवस्था थी। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।